नमस्कार छपरा। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। एंड दिस इज आरजे अभिनंदन, आप सभी के बीच में एक बार फिर से एक नए खास प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलग अलग रेडियो प्रोग्राम के साथ आप सभी के बीच हमेशा से जागरूकता का संदेश पहुंचाते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से मैं कुछ नए प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, इस नए प्रोग्राम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में अपनी चिंता किए बगैर हमेशा से लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से वो हमेशा लोगों के बीच रहें, चाहे वो खाना खिलाना हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो या फिर अलग अलग कार्य हो, वो हमेशा लोगों के साथ रहें। लोगों की जिंदगी बचाने में उन्होंने अहम योगदान दिया। और छपरा, आपको बता दूं, हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, कहानियां उनकी जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। छपरा, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बातचीत के लिए मौजूद हैं रविशंकर उपाध्याय। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। कैसे हैं रविशंकर जी, बताइए सबसे पहले आप। जी सर, हम तो ठीक हैं। सबसे पहले मैं रेडियो मयूर के सभी श्रोताओं का प्यार भरा अभिनंदन करता हूं जी, प्यार भरा नमस्कार करता हूं। एंड अभी शहर का जो माहौल है, आप चूंकि अवगत होंगे, आप कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य से लगभग कई दिनों से जुड़े हुए हैं। शहर के माहौल पे अभी क्या कहेंगे? कोरोना मरीज, पॉजिटिव मरीज, जो कुछ भी अभी देख पा रहे हैं आप। फिलहाल तो ये हम लोगों को मतलब सुकून की बात है कि अभी फिलहाल जो है केसेस कम आ रहे हैं जी। फिलहाल केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी संयमित रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक तरह से घरों में बंद हुए हैं, तब जाके केसेस कम हो रहे हैं। क्योंकि अभी आप एक हफ्ता 10 दिन बैक जाइएगा तो जो स्थिति थी मतलब अपने शहर की या फिर पूरे देश की जो स्थिति थी, जिस तरह से चारों तरफ भयानक मंजरें हमने देखी है जी जी, तो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है। हमने अपनों को खोया है उसमें जी। तो अभी फिलहाल सुकून है सबकी, फिलहाल स्थिति ठीक हो रही है। एक चीज और है सर, कहीं ना कहीं आप लोग का जो कार्य क्षेत्र रहा है, भोजन वितरण के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप लोग की जो टीम है, वो टीम कैसे काम करती है और ये टीम कैसे बनी? आपने कब सोचा कि कोरोना काल में इस तरीके से काम किया जाए? डेली, इनफैक्ट कोरोना नहीं भी रहता है तो आपकी टीम हमेशा से भोजन वितरण करते आ रही है। थोड़ा सा हम लोग कोरोना को ही लेकर चलेंगे, तो इस 2-3 महीनों में आप लोग की टीम ने कैसे कार्य किया? तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि सभी जानते हैं कि रोटी बैंक जो टीम है विगत 3 सालों से कार्य कर रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है हम लोगों को डर कब लगा, तो इस कोरोना में जो दूसरा लहर आपने देखा, अभी सबसे ज्यादा हम लोग भी डर गए थे अंदर से। जी जी, सभी टीमें अंदर से डरी हुई थी जी। इसमें जैसे कि फील्ड में निकलना होता है खाना बांटने के लिए, अगर हम जरूरतमंद तक नहीं जाएंगे तो खाना दे कैसे पाएंगे। तो फील्ड में निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए सबसे पहला था परिवार से परमिशन, अपने अपने माता पिता या घर वालों से परमिशन जी। तो सबसे ज्यादा टफ था उन लोगों को समझाना। हाँ, क्योंकि आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पे और न्यूज वगैरह से ज्यादा लगाव रखते हैं और देखते हैं, जिसमें कि केवल भयानक मंजर ही दिखाई दे रहा है। जी जी। फिर आप इसमें सोच सकते हैं कि अपने बच्चों को बाहर जाने देने के लिए कोई तैयार नहीं था। किसी की, हमारे सभी सेवादार जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी लोग कन्विंस किए, तो कुछ लोगों के परिवार जो है सिर्फ ऑफिस तक आने के लिए बोले। वो लोग आते थे हमारे यहाँ और हम लोग आपस में खाना बनाते थे। और बाहर जाने के लिए हमने क्या किया कि टीम को 2 भागों में बांटा। टीम को 2 भागों में बांटा। एक टीम जो है आके खाना बना देता है यहाँ से ऑफिस से, अच्छा, और दूसरी टीम है वो उसे लेकर के और वितरण के लिए, आप जानते हैं, हाँ, वितरण के लिए हम लोग निकलते हैं। जी जी जी। तो आपने बताया सर कि एक टीम खाना बनाती थी और एक टीम लेकर निकलती थी उस खाने को।
खाने की जब भी बात आती है मुझे लगता है सर कि खाने की जो एक शुद्धता है, गुणवत्ता है, वो बहुत बड़ी प्राथमिकता रहती है। इस चीज को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? हम बाद में आएंगे वितरण वाले पे, पहले आते हैं कि आप लोग खाने की गुणवत्ता को कैसे आप लोग सही रख पाते हैं? तो सबसे पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि हम लोगों की जो टीम है FSSAI से हम लोग एक तरह से निबंधित है, हमें मान्यता मिली हुई है हमारे टीम को जी। तो और दूसरी बात रही कि हम लोग जो सेवा करते हैं तो मैक्सिमम जो है खाना खुद से बनाते हैं। ओके। और खुद से जो बनाते हैं तो हम जो खाते हैं जिस शुद्धता के साथ हम लोग बनाते हैं, घरों में खाते हैं, तो हमने उस चीज को भी, क्योंकि अहम बात यह है कि हमारे जो भी सेवादार हैं यहाँ पे, हम लोग बिना टेस्ट किए हुए, बिना खाए हुए भोजन बाहर नहीं खाते। अच्छा। तो जब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी तब तक हम वो खाना दूसरे को कैसे देंगे? बिल्कुल। खासा ध्यान रहता है सर कि जो भी मौसमी सब्जियां हैं या फिर गुणवत्ता जो है हम लोग हमेशा से उसको सही रखते हैं जी। और जिसका नतीजा है कि आज आप लोगों का स्नेह और प्यार हम लोगों को मिल रहा है, टीम को मिल रहा है। काफी अच्छा कार्य आप कर रहे हैं सर। अब वापस आते हैं उस वितरण वाले कार्य क्षेत्र पे। आप लोग कैसे चयन करते हैं कि आज इस जगह पे जाना है और वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है? इस सारे की प्लानिंग कैसे होती है आपकी? तो क्योंकि हमें अब दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से कार्य कर रहे हैं इससे जी। तो काफी दिनों से कार्य कर रहे हैं, तो कोरोना काल में एक तरह से थोड़ा सा मतलब दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि कोरोना में आपने देखा कि जिस तरह से इस बार ट्रेनें बंद नहीं थी, यात्रियों का आना जाना लगा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद नहीं थी। हाँ। तो जो लोग स्टेशनों पे आते थे तो 10 बजे तक आ जाते हैं, अगर रात की भी ट्रेनें हैं तो 10-11 बजे तक स्टेशन पे आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या उन यात्रियों के लिए थी खाने की समस्या। होटल वगैरह सारे बंद थे जी। तो उन लोगों को स्टेशन पे तो कॉमन रूप से हम लोग जाते थे तो सभी यात्री जरूर भोजन करते थे। बड़ी विचलित करने वाली स्थिति थी उन लोगों से। अच्छा। और हम लोगों का दायरा क्योंकि उसमें बड़ा था कि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा भोजन उपलब्ध कराना। उसके बाद जो सड़क पे प्रतिदिन जो हम लोग भोजन कराते हैं तो वो मतलब हमेशा वहाँ पे रहते हैं, इंतजार करते हैं हमारा। अच्छा। उन लोगों को भी हम लोग सर भोजन कराते हैं। ओके। रिक्शा वाले और ठेला वाले, इन लोगों का जो स्थिति था सर, क्योंकि आमदनी तो वो करते थे लेकिन जहाँ 200-300 प्रतिदिन का था वहाँ 100 रुपए तक के सिमट गए। हाँ। तो थोड़ी सहूलियत इन्हें भी हो जाती थी, हम लोग भोजन कराते। एक चीज और है सर, कहीं ना कहीं एक दिमाग में वो एस्टिमेट रहता होगा कि आज कितने लोगों तक खाना पहुंचाना है, तो इन सब का आंकड़ा आप लोगों का क्या क्या रहता है कि आज इतना वितरण कर देना है या इतने लोगों तक खाना पहुंचाना है? वो आंकड़ा क्या रहता है आपके जहन में? जी, आम दिनों में लगभग 200 पैकेट हम लोग बना के ले जाते थे। अच्छा। लेकिन कोरोना काल में 300, 350, कभी खाना बनने के बाद कहीं से कोई श्रद्धालु भोजन दे दिए तो 400-400 तक का आंकड़ा हो जाता था। और जो भी खाना हम लेके गए हैं आज तक महादेव की कृपा से, वो सारे खाना मतलब सही आदमी को गया है और जरूरतमंद हो गया है, वो सारा खाना प्रसाद स्वरूप बच जाता है। क्या बात है। और एक चीज और है सर, चूंकि हम लोग कोरोना पे बहुत ज्यादा उस पर विचार भी कर रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं, इन 2 महीनों में आप जब भी खाना लेकर निकले, क्योंकि शहर का माहौल काफी नाजुक था, ऐसे में उन लोगों से मिलना एक कहीं न कहीं वो झिझक रहता होगा कि शायद ये कहीं इंसान पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव मरीजों तक भी खाना अगर आप पहुंचा रहे हैं तो एक डर रहता होगा जहन में। इन सारी चीजों को आप कैसे हैंडल कर पा रहे थे? सबसे पहले तो हमने एक माइंड सेट कर लिया था कि जिन्हें भी खाना देंगे वो थोड़ा दूरी से देंगे। जो 2 गज दूरी और वाला जो जी। सरकार की एडवाइजरी थी उसको हमने पालन किया और थोड़ा दूर से उन लोगों को खाना दिया। और वहाँ पे हम लोग उन्हें प्रणाम करते थे और उनको समझाते थे कि क्योंकि कोरोना काल है इसलिए दूरी आपस में जरूरी है। हम लोग थोड़ी सी दूरी पे खाना रख देते थे, उनको कर जोड़ के प्रणाम करके बोलते थे प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो थोड़ा मतलब अपने विवेक से भी और सभी को बुरा भी न लगे, उन्हें ही न लगे कि हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि सभी को प्रेम से ही बांध के हम लोग अभी ये जंग जीतने वाले हैं। एक चीज और आपसे सर जानना चाहेंगे रविशंकर जी की कुछ ऐसे केसेस याद हो जहाँ पे आपको याद हो कि कुछ ऐसे लोग मिले जिनको आप काफी वो जरूरतमंद थे और आपने उनको खाना दिया और आपका
आपके अंदर से वो खुशी झलकी एंड आपको सही में काम करके संतुष्टि हुई। ऐसा कोई किस्सा घट जाता है कभी कभी जो कि आदमी बहुत ज्यादा नीडेड था एंड सही मौके पे आपने उन तक खाना पहुंचा दिया, ऐसा कोई किस्सा आपके साथ घटा हो? ऐसा तो सर जैसे बाहर से जो आते हैं जी, जिनके लिए छपरा अननोन होता है, या तो यहाँ ट्रेन बदलने के लिए रुकते हैं या फिर किसी कारणवश रुकते हैं या बाहरी कोई होते हैं, तो उनको यहाँ का आइडिया नहीं होता है। अब उन्हें जब भोजन दिया जाता है तो उन्हें लगता है कि हम लोग भोजन जो है पैसों से दे रहे हैं। अच्छा। तो पहले उनके मन में झिझक होती है, लेकिन जब वो जानते हैं कि नहीं ये भोजन उन्हीं के लिए है, निःशुल्क है, और वो जब लेके और हम लोगों को जुआ देते हैं तो वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि। हाँ, वो सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि। अब सर हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो होगा युवाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं छपरा शहर की ही मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पे कई सारी टीम काम कर रही है लगातार 2-3 महीनों से। अलग अलग सामाजिक संगठन लगातार बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं को किस तरीके से इस कार्य क्षेत्र से जोड़ा जाए और युवा इस कार्य क्षेत्र में कैसे आ पाएंगे, इस पे आपकी क्या राय है? तो सबसे पहले तो मतलब मैं खुद सारण से होने से अपने आप को गौरवान्वित भी कर रहा हूँ कि यहाँ के युवा में वो जुनून है। और इन लोगों ने अभी जो कोरोना काल था इसमें इन्होंने अपना जो है 100% सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है जी। और चाहे जिस रूप या तो कोविड हेल्थ ग्रुप इंडिया के नाम से ग्रुप बना के सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को लीड दे करके और सही जगह सही जानकारी देना, या फिर किसी को भोजन देना, या जो कोविड परिवार जिस तरह से हैं उनके घर तक जाके भोजन पहुंचाना। तो देखिए कार्य क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी का जो मोटो था, जो सभी लोग की सोच थी, वो थी कैसे इस बीमारी से हम लोग बच के आगे निकले और अपने समाज को बचाएं, अपने सारण को बचाएं। हाँ। तो इसमें जो भी युवाएं थे सारण के, सबने अच्छा काम किया है और सभी को मैं सैल्यूट करता हूं अपने साथियों को कि कदम से कदम मिलाकर सभी लोग इस कार्य में आगे आए हैं। युवा तो कार्य कर रहे हैं और जो युवा चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में आए और इस कार्य को करें, सामाजिक कार्यों में आए, उनको आप किस तरीके से प्रेरित करेंगे? युवा इस क्षेत्र में कैसे आए, इस पे आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, अगर अंदर से आपको सेवा की जागृति होगी, अगर अंदर से इच्छा होगी, तो उन लोगों को साथ लाने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों में जैसे नकारात्मकता रहती है कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे क्यों, तो उनको हमें थोड़ा सा सकारात्मक रूप से समझाने की जरूरत है। और हमें नहीं लगता कि अगर हम लोग थोड़ा सा सकारात्मक रूप से उन्हें समझाएं और गतिविधि के बारे में बताएं कि जो होगा वो आत्म संतुष्टि के लिए होगा, तो जरूर युवा आगे आए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एंड चूंकि अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं प्रोग्राम के, आखिरी संदेश आप पूरे छपरा वासियों को क्या कहेंगे, कैसे इस कोरोना काल में रहें एंड सामाजिक कार्यों में अगर आना चाहते हैं तो वो क्या करें? आखिरी संदेश आपका पूरे छपरा वासियों को। जी, तो सारण वासियों के लिए मेरा संदेश यही है कि अभी हमें थोड़ा संयमित रहने की जरूरत है और सुरक्षित रहें, थोड़ा और इंतजार करें, हम लोग पुनः सामान्य जीवन यापन करेंगे। और रही सवाल सामाजिक कार्यों की, तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप सभी अपने आसपास में नजर दौड़ा लें कि आपके आसपास में कोई परेशान तो नहीं। अगर हम लोग अपने आसपास में लोगों की परेशानियां दूर करें तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत जल्द इस मुकाम को प्राप्त करेंगे और जिससे हमारा जीवन यापन सरल और सही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमारे साथ देने के लिए, रेडियो मयूर को देने के लिए। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।